हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, आज हम पढ़ेंगे जीके ज्ञान का पार्ट नंबर 13। इससे पहले मैं 12 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने वो पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम फिर पढ़ेंगे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि एनएमडीसी परीक्षा, बाकायदा आपने जितने फॉर्म भर रखे हैं ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम के, उन सब में ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को क्या करना है, लगे हाथ याद भी कर लेना है और नोट्स बना के रख लेना अपने पास में, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगे पहले वीडियो देखिए, चीज़ अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं जो वीडियो की पीडीएफ वगैरह होती है देता हूँ। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह होते हैं और जीके जीएस डेली करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, जो मैं वीडियो में नहीं पढ़ा पाता हूँ, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना। और ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो मैं सवाल आपको देता हूं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। दे भी रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूं बच्चे आंसर सब दे रहे हैं और सबके आंसर सही दिए हैं। सब लोगों ने कल का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका राइट आंसर नितिन गडकरी ही है और हर 100% लोगों ने सही जवाब दिया। बीच बीच जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका भी कुछ बच्चों ने जवाब दिया है और सही जवाब दिया है, ठीक है ना। हालांकि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जवाब सबने सही दिया है। तो अच्छा लगता है कि आप लोग जवाब देते हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। इससे ये पता लगता है जवाब देने मतलब नहीं कि आप जवाब सही दे रहे हो। मैं इसलिए देता हूँ क्वेश्चन आपको, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। नॉलेज का टेस्ट होता है आपका यहाँ पे। और जो जवाब दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो सीरियस है पढ़ाई में, वो पढ़ रहा है, वो रेगुलर बना हुआ है हमारे साथ, क्या अपने साथ बना हुआ है। देखो, पढ़ोगे आप अपने लिए पढ़ोगे, ना कि मेरे लिए आप पढ़ोगे। ये मैं हमेशा कहते आता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के फटाफट सवालों की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, सभी को भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबको पता ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इसको नेशनल हॉलीडे कर दिया है, ठीक है। पहले नेशनल हॉलीडे नहीं होता, लेकिन इस बार से नेशनल हॉलीडे कर दिया गया है। और आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, उनके बारे में कोई चीज़ छुपी नहीं है। उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्हीं की वजह से यह संविधान, हमारे देश में जो लिखित संविधान है उन्हीं की देन है। और जो हमको जितने मौलिक अधिकार मिले हैं सब उन्हीं की ही देन है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से हमें क्या लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और उनकी कैसी परिस्थितियाँ थी और कैसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकल के उन्होंने इतना बड़े काम किए, देखिए। तो ये आप ऐसे लोगों से क्या लें, मोटिवेट हों, मोटिवेशन लेना चाहिए ऐसे लोगों से कि आप भी कुछ कर सकते हैं। भले ही आपकी परिस्थितियाँ विषम हैं, आप भले गरीब हैं या मिडिल क्लास के हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इसलिए कहता हूँ जिंदगी में मोटिवेट रहना हमेशा जरूरी है, ठीक है ना। मोटिवेशन क्या होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है इंसान का। 1-2 दिन तो रहता है जब तक जोश रहेगा आपके अंदर, लेकिन फिर धीरे क्या होता है वो कम होता चल जाता है। उसको निरंतर जो बनाए रखता है उसी को ही जॉब मिलती है। जैसे नहीं, खरगोश का जो है कहानी आपने पढ़ी होगी। खरगोश क्या हुआ, उसको घमंड था मैं तेज दौड़ता हूँ, तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, अल्लाह कछुआ पीछे होगा, थोड़ा आराम करा। कछुआ क्या निरंतर चलते रहा, उसने घमंड नहीं था, लेकिन जो उसकी स्पीड अपनी स्पीड चलते रहा। खरगोश थोड़े सो गया, वो क्या कछुआ रेस जीत गया। तो वही हाल आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो निरंतर चलता रहेगा वो हमेशा सक्सेस के मार्ग पे जाएगा। और जिसका थोड़ा बहुत घमंड हो जाएगा, सोचेगा मुझे तो हर चीज़ आती है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने देखा बहता पानी होता है, एक रुका हुआ पानी होता है। देखना, जो रुका हुआ पानी होता है ना, उसमें काई जम जाती है, उसमें गंदगी जम जाती है, उसमें मच्छर मलेरिया के वाले पैदा होते हैं। लेकिन जो पानी बहता रहता है निरंतर, वो हमेशा क्या होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है, पीने लायक होता है। वही पानी हम पीते भी हैं, ठीक है। तो निरंतर बहने वाला बनो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 1000-2000 क्वेश्चन आपको आ गए तो अपना आपको वो समझ लो क्या तुर्रम खान। अरे भैया हमें तो हर चीज़ आती है, ठीक है ना। हर चीज़ किसी को नहीं आती है, आज के टाइम में किसी को भी हर चीज़, हमें भी हर चीज़ नहीं आती है, ठीक है ना। तो चलिए, ये था मोटिवेशन। मोटिवेट रहिए हमेशा और ये सोच के चलिए कि हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। सबसे पहले दिमाग में ये रखा करो, हमने माँ बाप के लिए करना है। जो इंसान ने माँ बाप के बारे में सोचेगा ना, फैमिली के बारे में, वो इंसान ना कभी बिगड़ेगा, ना कभी गलत काम करेगा और हमेशा क्या करेगा, अच्छे काम ही करेगा। और एक दिन ऐसा बनेगा कि लोग उसका एग्जाम्पल देंगे। तो अपना को एग्जाम्पल बनाओ किसी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। राधे राधे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, और हाँ, कमेंट में आंसर देते रहिएगा। आप सबको पता ही है मैं आंसर सबके देखता हूँ, लेकिन रिप्लाई किसी को नहीं करूँगा। आपको पता है रिप्लाई करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फिर पढ़ाई, हमारा मेन मकसद है पढ़ाई करना सिर्फ, ठीक है ना। कमेंट का रिप्लाई करना वो इतनी जरूरी चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन आपको पता ही है, तो 12 बताने जरूरत नहीं है मेरे को। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में स्थित है द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। और उसका जो राइट आंसर है वह है महाराष्ट्र का एक शहर है क्या, पुणे, वहीं पर ये केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। और काफ़ी लोग से आंसर दिया भी इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जानते हैं, यहीं से जितने कलाकार निकले हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखो यहीं से निकला है, ठीक है। बहुत सारे, और क्या नाम है वो, राजपाल यादव,
वही इसी स्कूल से निकले हैं। बहुत सारे एक्टर हैं, मैं एक आध का नाम मुझे बता रहा हूँ मैं आपको। और एक भाभी जी घर में जो आती हैं, जो विभूति घरवाली बनी, क्या नाम है, टंडन नाम है, क्या नाम उनका नाम, वो एमपी की ही बिलोंग करती हैं, वो भी यहीं से पढ़ के निकली है। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, जॉनी लीवर यहीं से पढ़ के निकला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। ठीक है ना। तो फ्रेंड ये जो स्थित है आपका, ये स्थित है आपकी भारत की जो राजधानी है, कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है ना। तो याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हुए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार वर्ष में स्थापित किए गए थे। अर्जुन अवार्ड्स वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। ऑप्शंस आर 1965, 1963, 1961 या 1975। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा अर्जुन अवार्ड क्या होता है। ये स्पोर्ट्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। ठीक है ना, ये एवरी ईयर दिया जाता है और स्पोर्ट्स का ये अवार्ड है। और इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1961 में, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपसे यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये याद रखना है, जो करंट अफेयर में पूछा भी गया था। पहले इसमें जो इनाम की राशि थी वो 5 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पिछले साल से कितनी कर दी गई है, 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक। तो ओपेक आप जानते होंगे, जो भी पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ये क्रूड ऑयल वगैरह बेचती हैं, ये उनका ऊपर एक संगठन है ओपेक। और उसका जो हेडक्वार्टर है, काफी बार एग्जाम पूछा गया, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है। और इसका जो मेंबर नहीं है वो है मलेशिया, मलेशिया इसका मेंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो ओपेक है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, क्योंकि इसका स्टेबलाइज ईयर भी पूछा गया है और इसका हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसकी स्थापना कब हुई और इसके कितने मेंबर कंट्री हैं, मतलब अभी कितने सदस्य देश हैं जो एक्टिव है इस समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने लास्ट टाइम रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा या एएलपी का एग्जाम भी हुआ था लास्ट टाइम में, तो जिन्होंने दिया होगा, आप लोगों से बहुत लोगों ने दिया भी होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया था इस क्वेश्चन को। और ये आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे अच्छे एग्जाम्स में। और इसका जो राइट आंसर है, इसका लोग आंसर अक्सर गलत लगा के आता है। इसका आंसर मैं देखता हूँ, मेरे गलत बताते हैं बच्चे, 1928 बताते हैं, जबकि इसका राइट आंसर है 1920। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1920। ये याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से रहती है। द टोडा ट्राइब लिव्स मेनली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो जो टोडा जनजाति है, ये आपको पता होगा नीलगिरी पर्वत है। आप समझिएगा, जो नीलगिरी पर्वत की बात कर रहा हूँ तो किस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, तमिलनाडु स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो राइट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। ये वही नीलगिरी पर्वत पे सब रहते हैं ये लोग, टोडा जनजाति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो पता होना ही चाहिए आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले तो आपको इसकी स्थापना बताया था कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। भारत भी इसका मेंबर है, सबको पता ही है भारत का मेंबर है। करंट में 189 मेंबर हैं, आई थिंक 189 मेंबर्स के एक्टिव मेंबर हैं इस समय। और इसके क्या हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और इसमें 5+1 चलता है, +1 में जर्मनी आपका आता है। ठीक है ना। और हमारा जो भारत है इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन वैसे हमारा भारत मेंबर है इसका। ठीक है ना। और इसकी कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है, तो फ्रेंड्स इसकी अरबी भी आधिकारिक भाषा है, चीनी भी है, स्पेनिश भी, लेकिन पुर्तगाली नहीं है, पुर्तगीज नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है इसके जो 5 एक्टिव मेंबर हैं, जो परमानेंट मेंबर है इसके, वो कौन कौन सी कंट्री हैं, जो 5 देश हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, देखो किसको पता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए ना आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेमांगसे मठ स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पेमांगेट्स मॉनेस्ट्री लोकेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रेंड। तो बताइए, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड ये जो मठ है, ये बौद्ध लोगों का मठ। आप जानते हैं मठ किससे संबंधित है, मठ जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्हीं से संबंधित होता है मठ ये। और ये जो स्थित है आपके नागालैंड में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में एसिड होता है। इन एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जानते हैं, जो आपके पेट में होता है अम्ल, जिसको आप सब जानते हैं, उसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो खाने में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको खत्म कर देता है और खाने को अम्लीय बनाता है। बाद में जब खाना जब डाइजेशन सिस्टम में जाता है तो क्या होता है, जो लीवर से हमारा बाइल जूस निकलता है वो उसको क्षारीय बनाता है, जिससे खाना आसानी से हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाए। अम्ल का क्या कार्य होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह कुछ होता है तो अम्ल क्या करता है, उसको मार देता है। तो कौन सा पेट में हमारा अम्ल, सब जानते हैं आप लोग, पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में कक्षा 9-10 में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl हम बोलते हैं, ये होता है हमारा। ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, HCl इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन द नेमसेक पुस्तक का लेखक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द नेमसेक? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये और काफी एग्जाम पूछी गई है क्योंकि इसको अवार्ड मिले हुए इसलिए एग्जाम पूछी जाती है। और ये भारतीय मूल के ही ऑथर है लेकिन रहते हैं अमेरिका में। और इसका राइट आंसर है वो है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से जिसके पास कोई महत्वपूर्ण कोयला संसाधन नहीं है, एमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट कोल रिसोर्सेज? तो आप सब जानते हैं जो कोयला है मैक्सिमम दामोदर, जो गंगा दामोदर वाला जो एरिया है या पेनिसुलर वाले एरिया है, यहीं पे ज़्यादा कोयला क्षेत्र हैं आपके। नागपुर वाला पठार वाला हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, और इधर ये रानीगंज वगैरह हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, झारखंड का एरिया हो गया, बिहार का थोड़ा बहुत एरिया है, कोयला का क्षेत्र यहीं पाया जाता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो, बिहार में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में थोड़े कोयला क्षेत्र, महाराष्ट्र में, लेकिन आंध्र प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल? इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और फ्रेंड्स ऑप्शन से दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, अंबिया, देखें इसका राइट आंसर कौन दे रहा है, देखूं जरा किसी को पता है कि नहीं पता है। भारतीय फुटबॉल का मक्का, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है क्वेश्चन, समझ लीजिए। तो ठीक है, कोलकाता, बॉम्बे, ठीक है। राइट आंसर है कोलकाता। जिन्होंने कोलकाता आंसर दिया है वो उनको नॉलेज है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, द फर्स्ट एशियन गेम्स वेर हेल्ड इन? इसको भी स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो पहले एशियन गेम्स जो हुए थे वो हमारे भारत में ही हुए थे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज? के.एम. करियप्पा, गोपाल स्वामी अयंगर, बलदेव सिंह, सरदार पटेल? तो बताइए डिफेंस मिनिस्टर कौन थे भारत के पहले? तो भारत के जो आज़ाद भारत जब हुआ था उसके जो पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे, जब कैबिनेट गठन किया गया था उसमें जो ये मंत्रालय दिया गया था वो दिया गया था बलदेव सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। अब कैसा आपको याद रखना है, डिफेंस माने क्या होता है? जहाँ बल का प्रयोग किया जाता है, बॉडी वॉडी अच्छी होती है, तो उन्हीं लोगों को आर्मी में लिया जाता है ना जिसकी बॉडी वगैरह फिट होती है। तो क्या बल होना चाहिए आपके अंदर, जिसका बल होगा वही डिफेंस कर सकता है हमको, वही हमको डिफेंस कर सकता है। तो क्या हो गया? बलदेव सिंह। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा कत्ल किए जाने वाले सिख गुरु कौन थे? हु वॉज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब? तो आप सबको पता ही होगा, मुगलों ने बहुत देश में हमारी बर्बादी करी है और ये औरंगजेब सबसे खतरनाक था मुगलों में, ये सबसे गंदा था समझ लो ये। ठीक है ना। और इसने सिख गुरु की हत्या भी करी थी, आपने इसके भेज एक मूवी भी देखी होगी आपने। ठीक है। तो इन्हें किसकी हत्या करी थी? रामदास, तेग बहादुर या अर्जुन देव, गोविंद सिंह? तो इन्हें किसकी हत्या करी थी? इन्हें की थी गुरु तेग बहादुर जी की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं पर जजिया उतारने वाला मुगल सम्राट कौन था? हु वाज द मुगल एम्पायर टू हैव लिफ्टेड द जजिया ऑन हिंदूज? तो आप सबको पता है इसने ये मुगलों में एक अकबर था जिसने थोड़े बहुत अच्छे काम किए थे, जैसे जजिया कर वगैरह को समाप्त कर दिया। जजिया कर आप जानते ही क्या होता था, जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, लाइक हिंदू समझ लो, जो हिंदू हुआ करते थे उन पर कर लगाया जाता था, जजिया कर लगाया जाता था। जब तीर्थ यात्रा वगैरह में जाना होता था हम लोगों को, ठीक है ना, वो हिंदू को ही देना पड़ता था, मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था, जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे। तो इसका खात्मा करा अकबर ने, उन्होंने कहा नहीं ये गलत प्रथा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको समाप्त किसने किया था? वो किया था अकबर ने। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। और ये सबसे कम उम्र में जो मुगल राजा था सबसे कम उम्र में बना था और शायद 13-14 साल की उम्र में बन गया था ये। और ये अनपढ़ था, सबसे बड़ी बात क्या है, ये अनपढ़ था, लेकिन फिर भी इसका शासनकाल बहुत अच्छा था अकबर का। इसने हिंदू और मुसलमान सबको साथ लेके चला इसने, इसलिए इसने दीन इलाही की स्थापना भी करी थी, ताकि सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाता था, उनकी बातें सुनता था। ये दीन इलाही शायद आई थिंक 1585 में इसकी स्थापना करी थी इसने दीन इलाही की। ठीक है ना। तो इसने अच्छे काम किए थे। मुगल में एक अकबर ही ऐसा था जिसने बहुत से काम किए थे और सबको लेके चलने की पॉलिसीज की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान एक स्प्रिंटर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्प्रिंटर ड्यूरिंग द रेस लाइन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये साइंस से ऐसे क्वेश्चन है जिसने अच्छे साइंस पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जिसने, वही ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे पाएगा। क्योंकि जो अच्छे एग्जाम होते हैं ना वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि आप जो रट के चले जाएंगे वो क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं होगा तो आप क्वेश्चन का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे, और तुक्का मारेंगे ना, तुक्का आपका 100% गलत भी होगा आपका। वो बहुत कम ही चांस होता है जिनका तुक्का चल जाता है, सही तो चल जाता है। तो स्प्रिंटर समझते हैं ना, जो धावक होता है, जैसे दूती चंद है, हिमा दास, धावक, इनको स्प्रिंटर बोला जाता है इंग्लिश में। तो एक गुरुत्वा केंद्र इनका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण हमेशा उनके पैरों के आगे रहता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है पैरों के अहेड ऑफ हिज फीट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? हु वाज द नेशनल लीडर हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन।
इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना भी करी थी। अब इतने हिंट तो दे दिया मैंने, अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी, क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ पहले मैं, किसने करी थी, वीडी सावरकर ने। तो अंडमान के जब सेलुलर जेल में को बंद किया था तो उन्होंने दीवारों पर ही भारत का इतिहास लिख दिया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक रुपए के नोट को जारी करता है। एक रुपए का जो नोट होता है, देखा होगा आप लोगों ने भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इशूज 1 रुपीज नोट। अब इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगे होता है ना, कि सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है, वो सच बात है, लेकिन इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापता है। ऐसा कौन छापता है, इसका जो छापता है वो छापता है आपका वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और उसमें साइन भी वित्त मंत्री के ही होते हैं, बाकी और भी जो साइन होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, और कौन से नंबर के हैं ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, और ये काफी एग्जाम पूछा गया सुब्रतो कप। तो सुब्रतो कप भी बहुत पुराना कप है, और किस खेल का कप है, ये है आपका फुटबॉल का। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही रूप से मेल खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। यानी 3 इसमें गलत हैं और एक पेयर हमारा सही है, तो वही आपको बताना है। अब देखिए, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टिटनेस बीसीजी, टिटनेस में क्या बीसीजी का इंजेक्शन हम लगाते हैं, नहीं लगाते ना। बीसीजी इंजेक्शन किस में लगाते हैं, बीसीजी इंजेक्शन लगाते हैं। ये जब बच्चा पैदा होता है तब बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बैसिलस कालमेटिक ग्यूरेन, यानी जो टीबी की बीमारी होती है उसमें इसका टीका लगाया जाता है। तपेदिक, एटीएस, ट्यूबरकुलोसिस में आपको पता है, सरकारी अस्पताल में गए होंगे देखा होगा, डॉट्स दवाई लिखा जाता है, डॉट्स। इसमें डॉट्स की दवाई दी जाती है, ना कि एटीएस दवाई दी जाती है, तो ये भी हमारा गलत है। स्कर्वी, थायमिन, स्कर्वी आप सब जानते हैं, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। थायमिन ये तो विटामिन बी हो गया, तो ये भी हमारा गलत है। यानी बस कौन सा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया क्लोरोक्विन। आप सबको पता होगा, मलेरिया में क्लोरोक्विन की दवा दी जाती है जिसको मलेरिया हो जाता है। और रिसेंटली न्यूज़ में बहुत थी भी, जब कोरोना वायरस चल रहा था तो कितनी ज़्यादा न्यूज़ में थी ये दवाई, ये लोगों को दी जा रही थी जिनको कोरोना हो जा रहा था। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, लॉकडाउन के दौरान में अमेरिका ने कितना प्रेशर बनाया था कि हमको भी दवाई दीजिए, इतनी सारी धमकी तक दे दी थी, अगर आप हमसे नहीं दोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर, यानी सब सही मैच कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा एकदम सही है। मलेरिया हम क्लोरोक्विनोन की दवा देते हैं, ये सच बात है एकदम। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को याद किया जाता है। अब देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन मैंने तैयार करा दिए। अगला क्वेश्चन है, मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ब्यूफोर्ड पैमाना क्या है। व्हाट इज द ब्यूफोर्ड स्केल यूज टू मेजर। तो ब्यूफोर्ड पैमाना बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो ये किसका नाप करता है, ये नाप करता है आपका विंड वेलोसिटी का, पवन वेग का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। और ज़्यादातर जो नाविक वगैरह होते हैं ना, वो ब्यूफोर्ड स्केल का ही प्रयोग करते हैं। जो नाव चलाते हैं, जो क्रूज वगैरह चलाते हैं, वो ब्यूफोर्ड स्केल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी को नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त आदर्श गैस है। द नोबल गैस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इज नियोन, आर्गन, रेडॉन, जिनोन। तो ये क्वेश्चन ना जाने में कितनी बार आपको कराया होगा, समझाया होगा, 1-2 बार कराया भी है। तो इसका आंसर तो आपको पता है, जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या आता है, रेडॉन का, जिनोन का। देखो कौन आंसर सही देता है, रेडॉन, जिनोन, रेडॉन, जिनोन, रेडॉन, जिनोन, रेडॉन, जिनोन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनोन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली किसान के आंदोलन के चल रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं एग्जाम में, और ये पता होना भी चाहिए। किसान दिवस, जिसको अन्नदाता कहा जाता है। ठीक है। तो जो किसान दिवस मनाया जाता है भारत में हर साल कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी। अब किसकी यादें मनाया जाता है, या मुझे बता सकते हैं जरा कमेंट बॉक्स में, कौन है, किसके नाम पे किसान दिवस मनाया जाता है, जरा बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव मशरूम है। शैवाल, फर्न, कवक, लाइकेन। तो आप सब जानते हैं मशरूम, देखते होंगे कुछ आप, तो इनके खाने का प्रयोग किया जाता है। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, हम नहीं खा सकते हैं, और मशरूम खेती वगैरह की जाती है। लेकिन ये होते क्या हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ये क्या होते हैं, ये कवक होते हैं, फंजाई होते हैं। तो ये फंजाई फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवक यानी फंजाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 0 आवर के अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। तो आप सुना होगा आपने, पार्लियामेंट में 0 आवर भी होता है। ठीक है ना। 0 आवर में क्या कहते हैं, जब ये जो 0 आवर का मतलब क्या हुआ, शून्य घंटा। शून्य घंटा में क्या होता है, जो वैसे जो चर्चे वगैरह होते हैं बिल वगैरह पे, तो इसमें चर्चे वगैरह किए जाते हैं, या जो भी समस्याएं होती है सांसदों वगैरह की अपने क्षेत्र की, उस पर चर्चा करते हैं। तो उसकी जो अधिकतम समय सीमा होती है कितने देर की होती है, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, निश्चितकाल। उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 1 घंटे का होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 आवर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर किसको कहा जाता है। द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड द। तो कौन सी है, यमुना कैनाल है, सरहिंद कैनाल है, या इंदिरा गांधी है, या अपर बहरी दोआब कैनाल है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है, देव कौन दे रहा सही जवाब, देखें कोई कह रहा है यमुना, इंदिरा। ठीक है, इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी ने, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है
वो कॉन्ग्रेचुलेशन के पात्र है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फिर वही सवाल आ गया। अच्छा इंग्लिश में, अच्छा हिंदी में गलत आ गया। इंग्लिश तो क्वेश्चन सही है, मैं इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन, यानी पूछ रहा है स्नेहक के रूप में जो भारी मशीनें होती हैं किसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको हिंदी पीठ में सही करके दे दूंगा। हालांकि क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है। तो ये पूछ रहा है कि जो हैवी मशीन्स होती हैं, जो भारी मशीन वगैरह होती हैं, उनमें स्नेहक के रूप में यानी लुब्रिकेंट होता है। जैसे आप गाड़ी में लुब्रिकेंट डालते हैं कि नहीं डालते हैं अपने, जब गाड़ी का बाइक होगी, स्कूटी वगैरह होती है, कार वगैरह, उसमें लुब्रिकेंट हम डालते हैं ताकि मशीन हमारी स्मूथ चलती रहे हमारी। अगर लुब्रिकेंट का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मशीनें हमारी जल्दी खींचेंगे, टूट फूट उनमें हो जाएगी, इसलिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जो हैवी मशीन्स होती है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। और हिंदी में क्वेश्चन गलत है, हिंदी में इसकी टाइपिंग नहीं हुई है। ठीक है ना, मैं हिंदी टाइपिंग करवा दूंगा इसकी। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट या एनर्जी। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं मैडम क्यूरी हैं, ये पहले से महिला हैं जिनको भौतिक यानी फिजिक्स में और रसायन यानी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी खोज की थी मैडम क्यूरी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। ये 30 आई थिंक 37-38 साल की उम्र में मर गई थी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रेडिएशन में थी। आप जानते हैं जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम वगैरह होते हैं, इनसे क्या तो रेडिएशन बहुत निकलता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो जब आदमी इन रेडिएशन में रहता है तो उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है ना। तो इस वजह से इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन इनको अवार्ड मिल गया था, तो उसके बाद ये मरी थी ये। तो सर राइट आंसर है आपका रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार और संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी स्टार बना के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लिखना, और इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन होता है। और आप बी आर अम्बेडकर जी की जयंती भी है। ठीक है ना। तो आपके सवाल का आंसर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रेंड्स हमारे सुपर 30 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करके जाए कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल, तो लाइक किया कीजिए वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में जो क्वेश्चन ने पूछे हैं, कमेंट में क्वेश्चन आंसर बताइएगा मेरे को, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और कल का जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका राइट आंसर नितिन गडकरी था, सबने सही जवाब दिया था। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल 11 बजे दूसरे किसमें जीके पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जीके का पार्ट नंबर 14 यानी 14 में। ठीक है ना। हैव ए नाइस डे। आप लोगों का दिन अच्छा हो, पढ़ाई पढ़िए, मेहनत कीजिए और जॉब निकालिए। फिर जॉब मिल जाएगी, उसका जो करना है वो करिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को अपनी। ठीक है ना।